नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। कल के क्लास हम लोगों ने शेड्यूल के बारे में पढ़ा था, अनुसूची के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और 1 से लेकर 12 अनुसूची हम लोगों ने देखा था ब्रीफ में, लेकिन उसका डिटेल्स हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। डिटेल्स में 1 से लेकर के 6 अनुसूची तक, 6ठी अनुसूची तक हम लोगों ने देख लिया था। 7वीं से 12वीं अनुसूची तक हम लोगों को आज के क्लास में करना था, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स था, इसीलिए बीच में हम लोगों ने उसको 2 क्लास में कन्वर्ट किया था। तो 7वीं अनुसूची के बारे में आप लोग देखते हैं आज हम लोग क्या है, लेकिन थोड़ा सा 1 से 6 अनुसूची भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में तो आपको पता ही है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में था। दूसरी अनुसूची के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। दूसरी अनुसूची के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पदाधिकारी जो है पहले क्या लेंगे, पहले वेतन लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे, ठीक है। तो वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में पहले उनसे चर्चा कर लीजिए, उसके बाद क्या लेंगे, वे शपथ लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या था, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख था, ठीक है। कैसे कैसे था, इसे भी हम लोगों ने देखे थे। कैसे देखा था, एक केंद्र के स्तर पर क्या था, राष्ट्रपति, राज्य के स्तर पर राज्यपाल, ठीक है। तो केंद्र के स्तर पर एक राष्ट्रपति हो गए, केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति, उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी कि आप, यानी कि एक प्रेसिडेंट हो गए। उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 2 अधिकारी, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ठीक है। उसी तरीके से राज्यसभा में सभापति प्लस उपसभापति। इन सब चीजों के बारे में देखा था, यानी कि इनके वेतन, वेतन भत्ते पेंशन, इन सब का डिस्क्रिप्शन था। उसी तरीके से राज्य में देखेंगे, यदि स्टेट में देखेंगे तो स्टेट में क्या था, विधानसभा, विधान परिषद। तो 4 अधिकारी यहाँ पे हो गए, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति। तो इन सब चारों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था, यानी कि 4 यहाँ पे हो गए। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज का था और हाई कोर्ट के जज का था। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, ठीक है। और प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, इन सब का डिस्क्रिप्शन किस में है, 3वीं अनुसूची में है, ठीक है। और प्लस एक और कौन था, सी एंड ए जी था, सी एंड ए जी। तो इन सब पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का डिस्क्रिप्शन किस में था, 2वीं अनुसूची में हम लोगों ने कल पढ़ा था। और उसी तरीके से हम लोगों ने 3वीं अनुसूची में क्या पढ़ा था कि तीसरी अनुसूची में जब ये वेतन, भत्ते, पेंशन हो जाएगा तो उसके बाद शपथ लेंगे। शपथ या जो उसका ड्राफ्ट होगा, कौन किस टाइप से शपथ लेगा, सबके ड्राफ्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो शपथ है और प्रतिज्ञा का जो प्रारूप होगा उसके बारे में किस में रहेगा, तीसरी अनुसूची में रहेगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था कि उसमें राष्ट्रपति नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट कराता है, राष्ट्रपति के लिए अलग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में इसका डिस्क्रिप्शन है, राइट। ये सब हम लोगों ने कल पढ़ा था, लेकिन बाकी वैसे थे, संघ के मंत्री है, ठीक है, संसद के सदस्य हैं, राइट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। उसी तरीके से स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था, सेंटर में कैग भी हो गया। स्टेट में हम लोग क्या क्या पढ़ा था, राज्य के मिनिस्टर्स हो गए, यानी कि राज्य के मंत्री। उसके बाद विधानसभा, यानी कि विधानमंडल के सदस्य हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन राष्ट्रपति को इससे अलग रखना है, राष्ट्रपति के अलग से क्या है, आर्टिकल्स है। तो वैसे ही क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट कराता है। 5वीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा था, अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में पढ़ा था। और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन, लेकिन स्पेशल कौन से 4 स्टेट थे, असम में 3 मेजर इशू, कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिपुरा, मिजोरम, राइट, क्लियर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम लोग को 6ठी अनुसूची तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, किसके लिए है, 6ठी अनुसूची के लिए है। अब इन चारों स्टेट को छोड़कर बाकी जहाँ पे है जनजातीय अनुसूची और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन के लिए कौन सा रहेगा, 5वीं अनुसूची रहेगा। तो आज हम लोग को पढ़ना था 7वीं अनुसूची, क्लियर। 7वीं अनुसूची में हम लोग को देखना है 7वीं अनुसूची है क्या, बेसिकली केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। 3 प्रकार के सूची में इसको विभाजित किया गया, कौन कौन सूची, सन सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अब लेटेस्ट भी आप लोग देख लेंगे, मूल रूप से 97 था, मगर 100 विषय है सन सूची में। राज्य सूची में जो स्टार्टिंग में था 66 था, बट इसमें से रिड्यूस हुआ है, 61 विषय हुआ है। संवर्ती सूची में 47 था, 52 विषय हो गया, यानी कि संवर्ती सूची में क्या हुआ, सब्जेक्ट ऐड हुआ है, ठीक है। संवर्ती सूची में ऐड हुआ है। राज्य सूची स्टेट लिस्ट से रिड्यूस हुआ है, सेंट्रल लिस्ट से, सेंट्रल लिस्ट में भी ऐड हुआ है, ठीक है। इन सब चीजों को देखना है, ठीक है। जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, सब उठाकर क्या कर दिया गया, संवर्ती सूची में डाल दिया गया है, ठीक।
चलिए अब देखता है थोड़ा सा कि सन सूची के विषय कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा इनमें से कौन सा विषय सन सूची का है, कौन सा विषय राज्य सूची का है, कौन सा विषय संवर्ती सूची का है। तो सन सूची के बारे में देख लीजिए। रेडियो टेलीविजन, ठीक है, रेडियो टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, एक एक करके थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, है ना, तो ये जरूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, शेयर बाजार हो गया, डाकघर हो गया, बचत बैंक हो गया, जनगणना हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर। तो कुछ कुछ तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ से देखते हैं रेलवे, ठीक है, तो रेलवे सेंटर का विषय है, रेलवे मंत्रालय से रेलवे को लिंक कर लीजिए आप। डिफेंस, डिफेंस किसका हो गया, डिफेंस सेंटर सेंटर का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी किसकी है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है, सेंटर अपना इंश्योरेंस करे लोगों का। इसी तरीके से बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग में किसका विषय है, सेंटर का विषय है। यह मान लीजिए कि जो बड़े बड़े जितने भी बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक है सारे, नेशनलाइज बैंक मतलब जो 14/6/20 हुआ था, बाद में तो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ये सब क्या था, कौन इसका कर रहा था, बैंकिंग का, एक तरीके से सेंटर कर रहा था, तो ऐसे बैंकिंग का भी याद रहेगा। जनगणना कौन करवाता है, जनगणना स्टेट करवाता है कि सेंटर करवाता है, तो सेंटर का ध्यान में रखिएगा। हर जो 10-10 साल पे जो जनगणना कराई जाती है केंद्र के द्वारा, तो उस तरीके से जनगणना किसका विषय हो गया, सन सूची का विषय हो गया, राइट। उसी तरीके से बचत बैंक, जो सेविंग बैंक है आपका, राइट, बचत बैंक, ये भी किसका हो गया, सन सूची का विषय हो गया। डाकघर, जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में जब आप नौकरी करने जाते हैं, तो पोस्ट ऑफिस का नौकरी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का तो नहीं होता पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होते हैं ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तो नहीं होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस से वैकेंसी भी निकलती है, तो इससे भी आप लिंक कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का। डाकघर हो गया, शेयर मार्केट जो हो गया, शेयर बाजार, ये भी किसका विषय है, सन सूची का विषय है, राइट, किसका विषय है, सन सूची का विषय है। रेडियो टेलीविजन भी सन सूची का विषय है। तो इस तरीके से थोड़ा सा बहुत कुछ आप बाइफरकेट कर सकते हैं। स्टेट में देख लीजिए राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं। राज्य सूची के विषय हो गया पुलिस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। स्टेट की पुलिस तो जानते होंगे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस, एमपी पुलिस, जानते होंगे। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है, लोक पब्लिक हेल्थ और सैनिटरी जो है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता किसका है, स्टेट का विषय है। प्रति व्यक्ति कर, ठीक है, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, रेलवे सेंटर का विषय है, लेकिन रेलवे पुलिस जो है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कारागार, जो जेल होता है, किसका है, स्टेट का है। पंचायती राज किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। लैंड रिफॉर्म यानी कि भूमि सुधार किसका रहेगा, स्टेट का रहेगा। सारे के सारे लिस्ट, अब 66 है, 100 है, तो सब के सारे लिस्ट नहीं दिया गया, बट जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी को थोड़ा सा चर्चा किया जा रहा है, सो दैट कि कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है आपके दिमाग में रहे। ये सब क्या है, स्टेट का है। जब क्वेश्चन लेंगे तो एक बार और आप लोग का रिकॉल हो जाएगा, राइट। संवर्ती सूची क्या हुआ, संवर्ती सूची में कौन कौन से, आर्थिक योजना, ठीक है, आर्थिक योजना, इकोनॉमिक जो प्लानिंग होता है ना, वो सब संवर्ती सूची में आएगा। उसके बाद आपराधिक मामले, ठीक है, क्रिमिनल केसेस जो है, आपराधिक मामले, वो संवर्ती सूची में हो गया। देखिए जनगणना यहाँ पे है सन सूची में, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, और परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका विषय, संवर्ती। अच्छा ध्यान में रखना है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन संवर्ती सूची वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा संवर्ती सूची वाला में कंफ्यूज करता है, परेशान करेगा आपको। तो ये ध्यान में रखेंगे, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किसका है, संवर्ती सूची का मामला है। उसी तरीके से जो शिक्षा और वन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शिक्षा और वन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों किसी लिस्ट से हट करके संवर्ती सूची में है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। शिक्षा और वन किसका है, संवर्ती सूची का हो गया। दंड, आपराधिक मामले यहाँ पे देख लिए, दंड प्रक्रिया भी संवर्ती सूची का हो गया। विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक और गोद लेना, ये तीनों जो है, विवाह, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक और गोद लेना, यानी कि एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला कह सकते हैं, यूसीसी होता है सिविल मैटर पे, जिसमें यूनिफॉर्मिटी की बात की जाती है। विवाह यानी कि मैरिज, विवाह विच्छेद यानी कि डाइवोर्स, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, और एडेप्टेशन हो गया यानी कि गोद लेना, तीनों के तीनों क्या हो गया, संवर्ती सूची का विषय है। एक साथ ही तीनों को याद रखिएगा सीक्वेंस में, मैरिज, मैरिज के बाद डाइवोर्स, और उसी के साथ सीक्वेंस में जुड़ा हुआ कौन सा, एडेप्टेशन यानी गोद लेना, ठीक है। तीनों चीजें जो है क्या है, सब तीनों चीजें आप उसको यूसीसी से लिंक कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो आर्टिकल 44 में उसे भी लिंक कर सकते हैं। जब आप मेंस के आंसर लिखेंगे तो इन सबको डिस्क्रिप्शन करना होगा। संवर्ती सूची की परिशिष्ट संख्या 20, ठीक है, ये स्पेशल 1-2 है उसको मेंशन कर दिए। आर्थिक और सामाजिक आयोजन, जो
आर्थिक और सामाजिक योजना का उल्लेख करती है। इसी के बेस पे भारत सरकार ने जो प्लानिंग कमीशन का गठन किया था, इसी के बेस पे किया था। ठीक है, समवर्ती सूची में मेंशन था। उसी तरीके से है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। यानी कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम इसमें भी समवर्ती सूची में मेंशन है ये। चलिए अब वन के बारे में देख लीजिए और शिक्षा के बारे में देख लीजिए। ठीक है, भारत के मूल संविधान में फॉरेस्ट जो है वो 7वीं अनुसूची पहले कहा था, स्टेट लिस्ट में था। क्या वन पहले स्टेट लिस्ट में था, लेकिन कौन सा 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? इंदिरा गांधी जी के टाइम हुआ था, आप लोगों को पता है। मिनी संविधान भी कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा वन को क्या किया गया, राज्य सूची से हटा करके कहाँ कर दिया गया, समवर्ती सूची में परिशिष्ट 17 क के तहत अंतर स्थापित किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो स्टेट का जो लिस्ट था, राज्य सूची के जो विषय थे क्या हो रहे, कम हुए हैं। कम हुए यानी कि यही सब हटकर वहां से समवर्ती सूची में आया। समवर्ती सूची वाला कुछ लिस्ट बड़ा है, तो इसीलिए एक जगह से कम हुआ तो दूसरी जगह से ऑब्वियस बढ़ेगा। तो उसी तरीके ध्यान में रखना, वन जो है पहले राज्य सूची का विषय था, राज्य सूची से हटाकर इसे कहाँ रखा गया, समवर्ती सूची में रखा गया। और कौन सा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और एजुकेशन के बारे में देख लीजिए, कई बार एजुकेशन के बारे में क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत जो है वो तो आप लोग देखे ही होंगे, डीपीएसपी में भी है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत डीपीएसपी में बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल और 6 साल तक के बच्चों के, है ना। वैसे तो आर्टिकल 21A एक एजुकेशन का अलग से है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के बारे में अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 0 से 6 साल के बच्चों तक, ठीक है, शिक्षा का उपबंध। उसके बाद पंचायत हो, यानी कि पंचायत में भी है एजुकेशन के बारे में 243(6) में, नगर पालिका में 243(ब) के तहत। ठीक है, जो राइट उनको मिला गया उसमें भी एजुकेशन के बारे में वो मैं कर सकते हैं मैनेजमेंट, शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का, ठीक है, उत्तरदायित्व है। उसी तरीके से 6ठी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची है, तीनों में है जो है एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन है। ये इसलिए बता दिया गया कि इससे क्वेश्चंस आए हैं, अब आने की संभावना ज़्यादा रहेगा कि एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो केवल 21A में ही नहीं जाना है, इसके अलावा भी जाना है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित। दंड प्रक्रिया हम लोगों ने देख ही लिया, स्लाइड थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक है, जबकि पुलिस यानी कि रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, स्टेट लिस्ट का। ठीक है, पुलिस में, ठीक है, कौन सा पुलिस हो गए, पुलिस में दोनों प्रकार के पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस, दोनों जो है किसके रहेंगे, स्टेट लिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी। रेलवे संसूची का विषय रहेगा, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय रहेगा। ठीक है, तो पुलिस जो है चाहे रेलवे का पुलिस हो या ग्राम पुलिस हो, दोनों किस में रहेंगे, स्टेट लिस्ट के अंतर्गत रहेंगे। उसके बाद जेल यानी कि कारागार हो गया और लोक व्यवस्था, ये सब किसका रहेगा, स्टेट का पार्ट रहेगा। ठीक है, और विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा। मैरिज, ठीक है, डाइवोर्स और उसके बाद एडाप्टेशन, ये सब तीनों रहेगा किसका, समवर्ती सूची का विषय रहेगा। ठीक है, प्रविष्टि 5 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोगों ने 7वीं अनुसूची के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया है। कुछ क्वेश्चंस और रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पे भी कुछ क्लियर होगा कि डिफेंस किसका है, रेलवे किसका है, रेलवे पुलिस किसका है, कारागार किसका है, मैरिज किसका है, डाइवोर्स किसका है, एडॉप्टेशन किसका है, वन किसका है, शिक्षा किसका है। कुछ कुछ जब मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ शब्द, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही रहा होगा, सर ये चीज़ यहाँ है, ये यहाँ है, कुछ तो क्लियर हो ही रहा होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज के बारे में है, के बारे में है, लैंग्वेज के बारे में है कि भारत के संविधान में कितने लैंग्वेज का एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो पहली बार ही ध्यान में रखेंगे, इंग्लिश नहीं है। क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन नहीं है। पहले शुरू में कितना था, 14 लैंग्वेज था, बढ़ा करके इसको कितना किया गया है, 22 लैंग्वेज किया गया है। कितना किया गया है, 22 लैंग्वेज किया गया है। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितना, मूल रूप से 14, मगर फिलहाल 22। ठीक है, लैंग्वेज अगर देखना है कि 22 भाषा कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप उठा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के टोटल 22 भाषाएं कौन कौन से हो गए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती। इसमें देखिए 22 है टोटल, तो 22 यानी कि इसमें अमेंडेड भी है। ठीक है, इसमें अमेंडेड भी है, क्योंकि टोटल ये 22 के 22 है, इसमें 14 नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें बोडो भी आ गया, डोगरी भी आ गया, इसमें आपको संथाली भी आ गया, तो ये सब तो बाद में ऐड हुआ था ना, इसीलिए।
ठीक है, देख लिया। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। ठीक है, इससे भी पता चल रहा होगा कौन कहाँ कहाँ बोलने वाले हैं, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा होगा। जैसे असमिया हो गया तो असम, बांग्ला वेस्ट बंगाल हो गया, बोडो आपके कहाँ पे होगा, बोडो आपके असम में भी हो जाएंगे। ठीक है, डोगरी आपके JNK में हो गएंगे, गुजरात में गुजराती, हिंदी हो गया आपका, कन्नड़ हो गया आपका कर्नाटक में, कश्मीरी JNK हो गया, कोंकणी भी हो गया। ठीक है, नीचे वाला गोवा के क्षेत्र में कोंकणी, मैथिली आपके बिहार में, मलयालम आपके केरला में हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी महाराष्ट्र, नेपाली हो गया, उड़िया हो गया, नेपाली भी है शामिल, ध्यान में रखना है, नेपाली भी 22 में शामिल है। उड़िया आपका उड़ीसा हो गया, पंजाब पंजाबी, संस्कृत हो गया, संस्कृत भी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, संस्कृत भी है, यानी कि हिंदी भी है ये, और आपका संस्कृत भी है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेपाली भी है, इससे कन्फ्यूजन कराएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा एरो लगा दूँ कि यहाँ पे फोकस रहना है। अंग्रेजी नहीं है, ध्यान में रखना है, क्या है, अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश नहीं है, ये ध्यान में रखना है, क्या है, अंग्रेजी नहीं है। क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं इससे, इंग्लिश है क्या 22 में, इंग्लिश नहीं है। संथाली हो गया आपका, ठीक है, सिंगी, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये सब उर्दू भी है। ठीक है, उर्दू भी है, ध्यान में रखना है 22 में। ठीक है, और नीचे के जितने भी लैंग्वेज है, तमिल, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ठीक है, कोंकणी गोवा का, ये सब सारे नीचे वाले सारे हैं लगभग। मलयालम, ठीक है, मलयालम केरला हो गया, तेलुगु हो गया आंध्र प्रदेश, और ये आपका आंध्र प्रदेश जो टूटा था तेलंगाना, वहाँ पे हो गया। तमिल तमिलनाडु हो गया, और मलयालम केरला हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से ऐड होंगे, 14 शुरू में थे, यानी कि 14 प्लस 8 करेंगे, 8 ऐड करेंगे तब जाकर के 22 होगा। 8 ऐड कब होगा, तो पहला एक ऐड होगा 1967 में, 21वां संविधान संशोधन द्वारा। देखिए इसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन सिंधी भाषा को पहले ऐड किसका करेंगे, सिंधी भाषा ऐड करेंगे 1967 में 21वां संविधान द्वारा। ठीक है, उसके बाद ऐड कौन सा करेंगे, 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड का क्या नाम रहेगा, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब, 1992 में 71वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट, कुछ भी ट्रिक इसमें रख सकते हैं, कॉमन रख सकते हैं, कॉमन से भी याद हो जाएगा, कॉमन भी रख सकते हैं, कॉमन से भी याद हो जाएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, चलिए, जैसे भी ट्रिक आपको बेटी, नमक भी लिख सकते हैं, नमक से भी आ जाएगा, तीन ही तो शब्द याद रखना है। ठीक है, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अब ऐसे आप याद रख सकते हैं, हम कोंकणी किसका हो गया, कोंकणी हो गया एक तरीके से गोवा का, मणिपुरी मणिपुर का, और नेपाली नेपाल का, तो वैसे भी रख सकते हैं ध्यान में। चलिए, नहीं कुछ मन में आ गया तो कॉमन रखिए, नमक रखिए, ठीक है, कुछ भी याद रख लिए। और ये हो गया BDMS, ठीक है, बॉर्डर, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और उड़िया का नाम बदल कर 2011 में ओडिया कर दिया गया, उड़िया की जगह ओडिया कर दिया गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या बन रहे हैं, बड़ा SDM बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बड़ा SDM। ठीक है, बड़ा SDM, तो बड़ा से बोडो हो जाएगा, और S से संथाली, D से डोगरी, M से मैथिली हो जाएगा। इस टाइप से याद रख लीजिए, किसी भी तरीके से अपने याद करने के लिए इसको लिंक में बिठा लीजिए। 2011 में ओडिया का नाम, ठीक है, ओडिया का नाम क्या किया गया, ओडिया, अड़ से हटा करके क्या कर दिया, ड कर दिया गया, ऊ से ओ कर दिया गया। बस, ये भी कई बार आते हैं क्वेश्चन, तो 14 से 22 हो जाएंगे। ठीक है, और एज याद करने के लिए आपको ऐसे इसमें याद कर लेना होगा, 21 प्लस 71 करेंगे तो 92 हो जाएगा, यानी कि 21 प्लस 71 बराबर क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी कि 21वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, और फिर 72वां संविधान संशोधन, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो 92वां संविधान संशोधन है यहाँ के एज हो जाएगा। चलिए, नवीन सूची क्या था, नवीन सूची के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, फिर से मैं बता दूं, नवीन सूची का मतलब क्या होगा कि पार्लियामेंट को यदि कानून बनाता है, ठीक है, और उसको 9 शेड्यूल में रखता है, तो उसको
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या था ये बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, जमींदारी उन्मूलन वगैरह को करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे कानून बना रहे थे, तो लोग फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में जा रहे थे, क्योंकि उस समय जो है संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट का एक पार्ट था। मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट ऐसे नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, जो कि अगेंस्ट में कानून बना पाए, इसीलिए 9 शेड्यूल लाया गया। यदि पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, कानून बना करके 9 शेड्यूल में रखती है, भले वो FR को, फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करे, फिर भी वो कानून जो है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, इसीलिए 9 शेड्यूल लाया गया था। राइट, ये ध्यान में रखना है। कब आया था? 1951 में। पहला संशोधन 1951 में नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, यह बताया गया था, क्या बताया गया था कि जो 9 शेड्यूल का जो सब्जेक्ट है, केशवानंद भारती वाला जो केस आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो केस आया था, तो उसके बाद के जितने भी इशूज हैं जो 9 शेड्यूल में डाला गया है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। किस केस में आया था? 2007 में आया था। ठीक है, 2007 में ये एक डिसीजन आया था, इसको ध्यान में रखना है ना। यानी कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। आया कब था? फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा आया था, नवी अनुसूची। नेहरू जी उसके कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये मैं ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी जब हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट में हम लोग सारा पढ़ेंगे कि 31 क क्या था, 31 ख क्या था, 31 ग क्या था, 9 शेड्यूल के बारे में वहाँ पे क्या था, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन था। लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने इसलिए चर्चा कर दिया कि कहीं हम क्वेश्चन लें तो क्वेश्चन में समझ में आना चाहिए कि 9 शेड्यूल किसके किसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा क्या किया गया संविधान में? 31 क और 31 ख ऐड किए गए थे। कौन कौन से? 31 31 क 31 ख। अब देखिए सब क्या है। ठीक है, संसद द्वारा विधि विशेष को नवीन सूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आसाहित हो। ठीक है, यानी कि ये सेव कर रहा है, पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा तो सेव कर रहा है आर्टिकल, इसीलिए इसको 31 का और 31 ख को उसमें इंसर्ट किया गया था कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को सेव करिए। वर्तमान में नवीन सूची में लगभग 282 कितनी विधियां हैं? 282 है। अनुच्छेद 31 ख कहता है कि नवीन सूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाए कि वह भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और पदाधिकारियों में से किसी से असंगत है। यानी कि 31B जो है, 31 ख इंसर्ट कर दिया गया, और इंसर्ट करके इस आर्टिकल को पावर दे दिया गया कि यदि, क्या पावर दिया गया? यदि पार्लियामेंट यदि कोई कानून बनाता है और कानून बना के 9 शेड्यूल में रखता है उसको, ठीक है, तो उस कानून को नल एंड वाइड नहीं समझा जाएगा, क्योंकि इस बेस पे नहीं समझा जाएगा कि फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, अदरवाइज 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में आप देखे होंगे, आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है ना कि अगर पार्लियामेंट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करता है तो क्या हो जाएगा? वो कानून नल एंड वाइड माना जाएगा। अपने आप में एक आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में खड़ा था एक दीवार बनकर। इस सब चीज़ों का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट जब आप पढ़ेंगे तो 13 क्या है, 31 क कैसे है, 31 ख कैसे है, 31 ग भी कैसे है, 31 ग भी आता है, 19(1)G। ठीक है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था लोगों के पास। 31 में भी संपत्ति का अधिकार था। इन सबको हटाकर कहाँ डाला गया? 300 के क में डाला गया। इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, बाद के साथ पढ़ेंगे, विद डिसीजन पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 2007 वाला हम लोगों ने देख लिया, कौन सा डिसीजन था? आयर कोएल्हो का था। आयर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 24 अप्रैल 1973। केशवानंद जी का डिसीजन कब आया था? 24 अप्रैल 1973। यानी कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जितने भी केस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, भले ही वो 9 शेड्यूल का विषय क्यों ना हो। ठीक है, इसका मतलब यही है। 10वीं अनुसूची क्या था? दल बदल। इसमें ध्यान में रखना है, दो है दल बदल, माने कि एक 52वां संविधान संशोधन और एक 51वां संविधान संशोधन। ठीक, 52वां संविधान संशोधन कौन सा? 1985। 51वां संविधान संशोधन कौन सा? 2003। 52वां में क्या किया गया था? 1/3 मेंबर अगर छोड़कर जाते हैं और इसमें 2/3 मेंबर अगर छोड़कर जाते हैं तो क्या होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोग चुन कर आए और आए दिन, है ना, जिस पार्टी से चुन कर आ रहा है उसके दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय चुनकर किसी दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि बड़ी दिक्कत होती है, सरकार के स्थायित्व में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो सरकार के स्थायित्व को मेंटेन करने के लिए क्या आया था? दल बदल कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। जो 52वां संविधान संशोधन जो आया था राजीव गांधी के समय में 1985 में, उसमें यह प्रोविजन किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 1/3, मतलब यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसको 1/3 से कम पर्सन अगर छोड़कर उस पार्टी को दूसरे पार्टी में जाते हैं, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या हो जाएंगे? वो अयोग्य हो जाएंगे, निर्हरता घोषित हो जाएंगे। ठीक है, ये डिसीजन कौन लेता है? जिस हाउस का
ठीक है। जिस हाउस का है वो हाउस, जैसे लोकसभा अगर एमपी है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसका डिसीजन लेंगे, स्पीकर डिसीजन लेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम वन थर्ड मिल करके पार्टी को छोड़ना चाहिए। बाद में इसको और भी मजबूत बनाया गया, और मजबूत क्या बनाया गया कि 91st अमेंडमेंट लाया गया 2003 में, और अमेंडमेंट करके इसमें 2/3 का किया गया, यानी कि अब कम से कम यदि 2/3 लोग यदि छोड़कर जाते हैं दूसरी पार्टी में तब वो वैलिड माना जाएगा, 2/3 से कम छोड़कर जाते हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा और वो अयोग्य हो जाएंगे, ठीक है। तो 2, 4, 5, 10 वाले तो अयोग्य हो ही जाएंगे, लेकिन वो नंबर ऑफ है ना, जो पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें टोटल कितने एमपी हैं, कितने एमएलए है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये नंबर। तो उसी चीज़ को लिखा हुआ है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है ना। आप स्लाइड अपना देख लीजिए 1985 में, 2003 में, राइट। 11वीं अनुसूची के बारे में आप लोग जानते हैं, पंचायत के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 12वीं अनुसूची भी 74वां संविधान संशोधन, लेकिन ईयर 1992, दोनों का ईयर सेम है, ठीक है। ये था, क्या करता है, पंचायतों का अधिकार, प्राधिकार और दायित्व आदि के बारे में उपबंध करता है, ठीक। पंचायत की शक्तियां, राइट, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, ये सब दिया गया है। 29 विषय इसमें शामिल है, इसके पास 18 विषय शामिल है, ठीक है। अब 29 विषय के थ्रू अब आज के डेट में देखिए लोकल गवर्नमेंट काफी मजबूत बन गया है, क्योंकि ये 29 विषय जो है एक तरीके से संविधान में इसका वर्णन हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को, इसको, पंचायतों को, राइट। तो पंचायतों को जब राइट दे दिया गया है, इसका मतलब क्या होगा, पंचायत मजबूत हो गया। जैसे संघीय व्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ते थे, संघीय व्यवस्था में हम लोग पढ़ते थे कि जैसे केंद्र मजबूत है, यानी कि केंद्र को संविधान द्वारा पावर दिया गया है, उसी तरीके से राज्य को भी संविधान द्वारा पावर दिया गया है। सिमिलर कंडीशंस यहाँ भी देखिए, इसी तरीके से पंचायतों को भी संविधान के द्वारा पावर दे दिया गया, क्योंकि 73rd और 74th अमेंडमेंट जो किया गया और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन किया गया, उसमें आप देख लीजिए कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ इफेक्ट डाल रहा है। देखिए भाग भाग कौन सा हो गया, 9, भाग 9 क, 9A, ठीक है। ये किसके बारे में है, पंचायत के बारे में है। ये किसके बारे में है, नगर पालिका के बारे में है, ठीक है। उसी तरीके से भाग तो ही गया, उसके बाद अनुसूची आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अनुसूची 11, इसके लिए अनुसूची कौन सा हो गया, अनुसूची 12। और देखिए, ठीक है, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 243 एक नहीं है, ए से लेकर के आगे कई तक है। उसी तरीके से इसके लिए भी आर्टिकल है 243, है ना, इसी में आ गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि स्टेट का इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इनका जो चुनाव कराएगा वो, स्टेट का फाइनेंस कमीशन, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों का इसमें जिक्र है। जैसे रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का आपको जिक्र आएगा 243 के डी में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का जिक्र आएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र आएगा, इलेक्शन कमीशन का जिक्र आएगा, फाइनेंस कमीशन का जिक्र आएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये सब कहाँ है, ये सब सारे आर्टिकल में मेंशन है, यानी कि मजबूत संस्था एक बन गया ये, ठीक है। क्या बन गया, एक मजबूत संस्था। अब लोकल गवर्नमेंट वैसे लोकल गवर्नमेंट नहीं रह गए, ठीक है, काफी मजबूत संस्था बन गए। और दूसरी बात यह है, देखिए यहाँ पे जो 29 विषय है, 29 विषय काफी विषय है, ठीक है। यदि अच्छे से इसका यूटिलाइज किया जाए लोकल गवर्नमेंट और भी मजबूत बनेगा। लेकिन कुछ कुछ विषय देख लीजिए, जैसे हम लोग 7वीं अनुसूची के विषय देखें उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ विषय देख लीजिए। जैसे कौन सा, मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीब उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको आप पीडीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, पीडीएस कहते हैं, इत्यादि शामिल किए गए जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अब 29 के 29 विषय हमने इसलिए नहीं रखा कि सारे के सारे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कितना याद रखें, इसीलिए हमने थोड़ा सा वैसे वाला लिया है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो ये सब विषय है। उसी तरीके से 12वीं अनुसूची किसके लिए है, नगर पालिका के लिए है। नगर पालिका के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में बंद है। नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां, कितने विषय है इसमें, 18 विषय है, ठीक है। इसमें 29 विषय था, इसमें 18 विषय है, ठीक है। 74वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ये टोटल के टोटल अनुसूची था, लेकिन क्वेश्चन इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। अगले क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन ले लेंगे, सो दैट कि आप जो आज और कल 2 दिन का जो लेक्चर्स था, ये दोनों लेक्चर्स को एक साथ कंपाइल कर लीजिए, दोनों लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन की संख्या काफ़ी है इसमें, और खास करके जो अनुसूची 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन कई कई सारे हैं, तो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को ऐड करके हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फिर 12 के 12 अनुसूची, आई थिंक अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो अनुसूची के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो मिस
नहीं होना चाहिए, चाहे यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएससी या किसी और का, यदि आप एग्जाम दे रहे हो, इंडियन पॉलिटी का हमारा क्लास कर रहे हैं तो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं अनुसूची में, और फिर से एक बार इसको रिकॉल करके क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं या उससे बाहर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।